पीएम नरेंद्र मोदी ने इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा करते हुए बुधवार को आदेश दिया कि उन बाबुओं और एजेंसियों की पहचान की जाए जिनके चलते परियोजनाएं लटकी हुई है। पीएम नरेंद्र मोदी ने 27वीं प्रगति मीटिंग के दौरान कैबिनेट सचिव को आदेश दिया कि वे एक डोजियर तैयार करें जिसमें डिटेल से इस बात की जानकारी हो कि कौन से प्रोजेक्ट्स लटके हैं और उसकी वजह क्या है। इसके अलावा उन्होंने ऐसे बाबुओं और एजेंसियों की भी पहचान करने को कहा है जो काम में देरी के लिए जिम्मेदार हैं। पीएम ने इस मीटिंग में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों को आदेश दिया कि इस पर काम 15 अगस्त 2023 तक पूरा हो जाना चाहिए। इसे दिल्ली का तीसरा रिंग रोड भी कहा जा रहा है। NHAI के मुताबिक 75.71 किलोमीटर के इस प्रोजेक्ट से दिल्ली के द्वारका से दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे के बीच कनेक्टिविटी आसान हो जाएगी। बीते सप्ताह ही दिल्ली सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए पेड़ों के ट्रांसपोर्टेशन और काटे जाने को मंजूरी दी है। अब सितंबर के अंत तक NHAI की ओर से इस प्रोजेक्ट के टेंडर जारी किए जा सकते हैं। एक तरफ कोरोना की तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है, लोगों को सावधान और सतर्क रहने के लिए कहा जा रहा है, वहीं केंद्र सरकार की नई ट्रैवल एडवाइजरी में छूट को और बढ़ा दिया गया है। इसमें कहा गया है कि यात्रियों को कोरोना टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट से छूट देनी चाहिए। जिन लोगों ने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली है और दूसरी डोज को लगे हुए 15 दिन हो गए हैं, उनसे RT-PCR और रैपिड टेस्ट रिपोर्ट न मांगी जाए। इससे लोगों को हवाई, सड़क और रेल मार्ग से यात्रा करने में परेशानी नहीं होगी। केंद्र ने राज्य सरकारों से केंद्र की ओर से अपील की है कि जिन यात्रियों के पास वैक्सीन लगवाने की सर्टिफिकेट मौजूद है, उनसे RT-PCR रिपोर्ट न मांगी जाए। वही जो लोग यात्रा की तारीख से 14 दिन पहले कोरोना संक्रमित होकर ठीक हुए हैं, उन्हें भी यात्रा में छूट देनी चाहिए। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि केंद्र सरकार की ओर से यात्रा के लिए कोरोना टेस्ट की अनिवार्यता को हटाया गया है। यह भी कहा गया है कि अगर किसी राज्य ने अपने स्तर पर ऐसा नियम बनाया हुआ है तो उसकी सूचना देते रहे। कहीं कोरोना के मामले न बढ़ने लगे और इसके चक्कर में मुख्यमंत्री की कुर्सी न गंवानी पड़े, इसे लेकर ममता बनर्जी की टेंशन बढ़ती ही जा रही है। जैसे जैसे 6 महीने वाली मियाद नजदीक आती जा रही है, ममता बनर्जी की धड़कनें तेज होती जा रही है। यही वजह है कि टीएमसी जल्द से जल्द राज्य में उपचुनाव चाहती है। तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी का एक प्रतिनिधि मंडल राज्य में उपचुनाव कराने की मांग को लेकर आज फिर निर्वाचन आयोग से मुलाकात करेगा। प्रतिनिधि मंडल में सौगत रॉय, सुखेंदु शेखर रे, जवाहर सरकार, सजदा अहमद और महुआ मोइत्रा सहित 5 सांसद होंगे। प्रतिनिधि मंडल चुनाव आयोग से राज्य में जल्द से जल्द उपचुनाव कराने का अनुरोध करेगा। वे चुनाव कराने पर पार्टियों के विचार जानने के लिए चुनाव आयोग के पहले के पत्र का लिखित जवाब भी देंगे। बता दें कि पश्चिम बंगाल में उपचुनाव कराने के लिए इससे पहले भी तृणमूल कांग्रेस के नेताओं का दल चुनाव आयोग की दौड़ लगा चुका है। राज्य में 7 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और माना जा रहा है कि ममता बनर्जी खुद भवानीपुर सीट से चुनाव लड़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ई-श्रम पोर्टल का लोकार्पण किया। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की ओर से की गई इस पहल का फायदा करीब 38 करोड़ श्रमिकों को होगा। इसमें निर्माण मजदूरों के अलावा प्रवासी श्रमिक, रेहड़ी पटरी वाले और घरेलू कामगार शामिल हैं। श्रमिकों की सहायता के लिए एक राष्ट्रीय टोल फ्री नंबर 14434 भी शुरू किया जाएगा। इसके जरिए रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। इस पहल के तहत श्रमिकों को एक ई-श्रम कार्ड जारी किया जाएगा जिसमें 12 अंकों का यूनिक नंबर होगा। ई-श्रम कार्ड से देश के करोड़ों असंगठित कामगारों को एक नई पहचान मिलेगी। पूरे देश में ई-श्रम कार्ड मान्य होगा। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के मुताबिक सरकार असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का डेटाबेस तैयार करने के लिए ये कदम उठाया गया है। इसका मकसद सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का एकीकरण करना है। श्रमिकों का विवरण राज्य सरकारों और विभागों द्वारा भी साझा किया जाएगा। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की ओर से भेजे गए सभी 9 जजों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। इन 9 जजों में 3 महिलाएं भी शामिल है। इन नामों में से कोई एक आने वाले समय में भारत की पहली महिला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बन सकती है।
कॉलेजियम ने जिन नामों की सिफारिश की है उनमें कर्नाटक हाई कोर्ट की जस्टिस बीवी नगरत्ना, तेलंगाना हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस हिमा कोहली, गुजरात हाई कोर्ट की जस्टिस बेला त्रिवेदी के नाम भी हैं। बाकी नामों में जस्टिस अभय श्रीनिवास ओका, विक्रम नाथ, जितेंद्र कुमार माहेश्वरी, सीटी रवि कुमार और MM सुंदरेश शामिल है। मौजूदा समय में सुप्रीम कोर्ट में 24 न्यायाधीश हैं। 9 जजों की नियुक्ति के बाद भी शीर्ष न्यायालय में एक पद खाली रहेगा। खबर के मुताबिक केंद्र सरकार ने कॉलेजियम की तरफ से दिए गए सभी 9 नामों पर मंजूरी दे दी है। सिफारिश किए गए नामों में से जस्टिस नगरत्ना भारत की पहली महिला चीफ जस्टिस बन सकती है। सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम में CJI NV रमना और जस्टिस उदय यू ललित, AAM खानविलकर, धनंजय Y चंद्रचूड़ और L नागेश्वर राव शामिल थे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को थप्पड़ मारने की बात कहने वाले केंद्रीय मंत्री नारायण राणे पर जिस तरह से पुलिस ने कार्रवाई की है, उसके बाद से इस मामले ने और राजनीतिक रंग ले लिया है। बीजेपी के यवतमाळ जिले के अध्यक्ष नितिन भुटाड़ा ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ FIR दर्ज करने और भड़काऊ भाषण देने के लिए कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। उमरखेड़ पुलिस के अधिकारी ने बताया कि उनके पास महाराष्ट्र के CM से जुड़ी एक शिकायत आई है। शिकायत में कहा गया है कि 25 अक्टूबर 2020 को दशहरा भाषण के दौरान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था। शिकायत में कहा है कि भाषण के दौरान ठाकरे ने कहा था कि एक योगी कैसे किसी राज्य का मुख्यमंत्री बन सकता है, उसे एक गुफा में जाकर बैठाना चाहिए, उसे उसकी चप्पल से मारना चाहिए। योगी ने शिवाजी महाराज का अपमान किया है। योगी की शिवाजी के पास जाने की हैसियत नहीं थी। योगी जब महाराष्ट्र आए तो उन्हें उनके चप्पल से पीटना चाहिए था। शिकायतकर्ता ने कहा है कि ठाकरे ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, उसके बाद समाज में अशांति और दंगे भड़क सकते थे। बीजेपी नेता ने कहा कि भाजपा महाराष्ट्र के अलग अलग थानों में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के खिलाफ शिकायत दर्ज कराएगी। इसी साल 15 अगस्त को मुंबई युवा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए गए सूरज ठाकुर ने पद से इस्तीफा दे दिया है। कहा जा रहा है कि अध्यक्ष पद पर गैर राजनीतिक और अनुभवी व्यक्ति की नियुक्ति किए जाने से निराश थे। 15 अगस्त को सूरज ठाकुर को मुंबई युवा कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष और जीशान सिद्दीकी को अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। अपने इस्तीफा पत्र में सूरज ठाकुर ने कहा है, पार्टी की ओर से हाल ही में लिए गए इस फैसले से मुझे निराशा हुई है। मैं किसी भी गैर राजनीतिक व अनुभवी व्यक्ति के साथ काम करने को लेकर पूरी तरह से असुविधाजनक महसूस कर रहा हूँ। सूरज ठाकुर ने पत्र में इस बात पर भी निराशा जताई है कि उनके कठिन परिश्रम और समर्पण को पूरी तरह नजरअंदाज करके किनारे कर दिया गया। मैंने कांग्रेस के पैदल सैनिक के रूप में काम किया है। एक मध्यम वर्गीय परिवार से आने के कारण मुंबई की झुग्गियों में पला बढ़ा। मैं 2007 में NSUI के सदस्य के रूप में अपने कॉलेज के दिनों में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुआ था। मैंने कई वर्षों तक कड़ी मेहनत की और समर्पण भाव रखा, लेकिन अब व्यथित हूँ। पॉर्न फिल्मों के निर्माण और उसके प्रसार के आरोप में जेल में बंद बिजनेसमैन राज कुंद्रा की जमानत अर्जी पर मुंबई की सत्र अदालत में आज सुनवाई होगी। कुंद्रा को 19 जुलाई को अरेस्ट किया गया था और इसके बाद से वे मुंबई के आर्थर रोड जेल में बंद है। कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने कहा था कि उसके पास इस मामले में पर्याप्त सबूत है। पुलिस ने गिरफ्तारी के अगले दिन राज कुंद्रा को मुंबई की किला कोर्ट में पेश किया था। यहां से जमानत अर्जी खारिज होने बाद उन्हें पहले 23 जुलाई तक और फिर 27 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया था। इसके बाद हुई एक सुनवाई में कुंद्रा को न्यायिक हिरासत में आर्थर रोड जेल भेज दिया गया था। बता दें कि बुधवार को मुंबई साइबर सेल की ओर से नवंबर 2020 में दर्ज एक केस में कुंद्रा को मिली राहत को 8 सितंबर तक बरकरार रखा गया है। इस केस में कुंद्रा को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत मिली हुई है। कुंद्रा की ओर से सीनियर वकील शिरीष गुप्ते ने बताया कि इसी तरह के एक अन्य मामले में कुंद्रा पहले से ही न्यायिक हिरासत में है, जिसके बाद अदालत ने इस मामले की सुनवाई 8 सितंबर तक टाल दी।
महाराष्ट्र में 5 दिन के भीतर कोरोना के मामलों में तेजी से इजाफा आया है। आज 5031 और नए मामले सामने आए और 216 संक्रमितों की मौत हो गई। इससे पहले 21 अगस्त तक संक्रमितों की संख्या 5000 से कम आ रही थी। 17 अगस्त को राज्य में संक्रमण के 4355 नए मामले सामने आए थे और 119 लोगों की मौत हुई थी। कोरोना मामलों में लगातार आ रही कमी से लोगों ने राहत की सांस ली थी, लेकिन अब 50,183 मरीजों का इलाज चल रहा है। परेशानी यह है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट के भी लगातार मामले सामने आ रहे हैं। जानकारों का कहना है कि जिस तरह से केरल में लोगों ने कोरोना प्रोटोकॉल की मर्यादाएं तोड़ी और उसका परिणाम दिखने लगा है, उसी तरह महाराष्ट्र में भी लोग धीरे धीरे कोविड उपयुक्त व्यवहार को छोड़ रहे हैं। कुछ समय पहले तक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा था, लेकिन अब लोग इसे भी भूल रहे हैं और मास्क पहनने और सावधानी बरतने के मामले में भी लोग लापरवाह हो गए हैं। अगर यह जारी रहा तो हमें तीसरी लहर का जल्द और गंभीर सामना करना पड़ सकता है। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को गिरफ्तारी के बाद जमानत मिल गई है, लेकिन इस गिरफ्तारी ने महाराष्ट्र की राजनीति में बवाल खड़ा कर दिया है। शिवसेना और बीजेपी के तरफ से जुबानी जंग लगातार जारी है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के करीबी और शिवसेना के सांसद संजय राउत ने नए सिरे से नारायण राणे पर हमला बोला है। राउत ने राणे को तमीज में रहने की हिदायत दी है। साथ ही कहा कि सेना से लड़ने की हिम्मत किसी में नहीं है। राउत ने कहा कि नारायण राणे एक केंद्रीय मंत्री है, उन्हें मौजूदा मुख्यमंत्री के खिलाफ असंसदीय भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर कोई अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता है और कहता है कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को थप्पड़ मारूंगा, तो वे उस व्यक्ति पर देशद्रोह के आरोप लगाएंगे। यही बात राणे पर भी लागू होती है, जिन्होंने एक मुख्यमंत्री के खिलाफ इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल किया। प्रोटोकॉल और मर्यादा की बात करें तो मुख्यमंत्री भी प्रधानमंत्री के बराबर होता है, इसीलिए राणे को अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। एक सांसद और केंद्रीय मंत्री होने के नाते उन्हें पता होना चाहिए कि क्या बोलना है और कैसे बात करनी है। तालिबान का क्रूर चेहरा बदला नहीं। वह लाख बहाने बनाए, लेकिन करतूत उसे आईना दिखाने के लिए काफी है। तालिबान के लड़ाकों ने एक चैनल के जर्नलिस्ट जियार याद को रिपोर्टिंग के दौरान जमकर पिटाई की। पहले उनकी हत्या की खबर आई थी। चैनल का कहना है कि जियार और कैमरामैन काबुल के हाजी याकूब इलाके में गरीबी और बेरोजगारी के संकट पर रिपोर्टिंग कर रही थी। इसी दौरान तालिबानी आतंकियों ने हमला किया। खुद जियार याद खान ने ट्वीट में लिखा कि रिपोर्टिंग के दौरान मुझे काबुल के न्यू सिटी में तालिबानी लड़ाकों ने पीटा था। मेरे साथी की भी पिटाई की। हमारे फोन, कैमरे, तकनीकी उपकरण भी छीन लिया। कुछ लोगों ने मेरी मौत की खबर फैला दी है, जो झूठी है। यह घटना ऐसे समय में हुई है जब तालिबान ने भी लोगों के लिए आम माफी का ऐलान किया है। इससे साफ है कि तालिबान भले ही दुनिया के सामने सुधरने और उदार होने का दावा कर रहा हो, उसका असली चेहरा अभी भी क्रूर और घिनौना है। इससे पहले तालिबान के लड़ाकों ने कंधार में पुलित्जर पुरस्कार विजेता भारतीय फोटो पत्रकार दानिश सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। कंधार शहर के स्पिन बोल्डक जिले में अफगान सैनिकों और तालिबान के बीच संघर्ष को कवर करते समय उन्हें तालिबान के लड़ाकों ने कई गोलियां मारी थी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने बेतुका बयान देकर चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है। उन्होंने कहा कि मोबाइल फोन के दुरुपयोग के कारण ही देश में यौन अपराधों या रेप में बढ़ोतरी हो रही है। इमरान खान ने यह बात आधुनिक तकनीक के कुशल इस्तेमाल विषय पर बोलने के दौरान कही। इमरान खान की यह टिप्पणी लाहौर के ग्रेटर इकबाल पार्क में एक महिला टिकटॉकर और उसके साथियों को भीड़ द्वारा परेशान करने के कुछ दिनों बाद सामने आई है। पीड़िता टिकटॉकर दोस्तों के साथ मीनार पाकिस्तान के पास एक वीडियो बना रही थी। तभी करीब 400 लोगों की भीड़ ने उन पर हमला कर दिया था। उसने शिकायत में कहा है कि भीड़ ने उसे उठा लिया था और वे उसे हवा में उछाल रहे थे। इस दौरान उसके कपड़े भी फाड़े गए। इमरान खान ने कहा कि आधुनिक तकनीक के उपयोग के साथ साथ युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के अलावा उनके चरित्र निर्माण के लिए उन्हें सीरत ए नबी के सर्वोच्च गुणों के बारे में मार्गदर्शन और शिक्षित करना जरूरी है। याद रहे, इससे पहले इमरान खान अपने एक बयान में कह चुके हैं कि महिलाओं के छोटे कपड़े मर्दों को उकसाते हैं। इमरान खान के इस बयान के बाद काफी विवाद भी खड़ा हुआ था।
रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि 15 अगस्त को अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद यहाँ के हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। ऐसे में रूस उनके घरेलू मामले में दखल नहीं करेगा। राष्ट्रपति ने आगे कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन द्वारा अफगानिस्तान में सैनिकों की वापसी शुरू करने की घोषणा के बाद से ही तालिबान ने अफगान के खिलाफ आक्रामक अभियान शुरू किया कर दिया था। इसके बाद 15 अगस्त 2021 के दिन तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया और इससे हमको सबक लेना चाहिए। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद अशरफ गनी ने देश छोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने मीडिया के सामने आकर देश छोड़ने की वजह बताई। पुतिन ने भी स्वीकार किया कि फिलहाल अफगानिस्तान में तालिबानियों के कब्जे के बाद से लगातार हालात बिगड़ रहे हैं। वहां फंसे लोगों को निकालने के लिए दुनिया में लगातार निकासी अभियान चलाया जा रहा है। इतना ही नहीं, तालिबानी कब्जे के बाद से यहाँ पर कई लोगों की जान भी चली गई है। चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है। अमेरिका ने बड़े खतरे को लेकर चेतावनी जारी की है और अपने नागरिकों से काबुल एयरपोर्ट से दूर रहने की सलाह दी है। अमेरिका के अलावा ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने भी अपने नागरिकों को चेतावनी दी है। अमेरिका ने अलर्ट जारी करते हुए कहा, काबुल एयरपोर्ट के बाहर खतरों के कारण अमेरिकी नागरिकों को हवाई अड्डे पर जाने से बचना चाहिए। इसके अलावा लोगों को एयरपोर्ट के गेट पर भी जाने से बचना चाहिए जब तक कि आपको ऐसा करने के निर्देश न मिले। जो नागरिक एयरपोर्ट के AB गेट, ईस्ट गेट या नॉर्थ गेट पर है वो तुरंत वहां से निकल जाए। बता दें कि अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद से ही अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और भारत समेत कई देश अपने नागरिकों को काबुल से निकालने में जुटे हैं। 14 अगस्त के बाद से ही काबुल एयरपोर्ट से लोगों का रेस्क्यू चल रहा है और अब तक हजारों लोगों को निकाला जा चुका है। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान ने अब सरकार बनाने की तैयारी तेज कर दी है। मंत्रियों के नाम फाइनल किए जा रहे हैं। कुछ अंतरिम मंत्री भी नियुक्त कर दिए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान ने दुनिया की सबसे खतरनाक जेल के कैदी और शांति वार्ता के विरोधी खूंखार आतंकी मुल्ला अब्दुल कय्यूम जाकिर को अफगानिस्तान का नया रक्षा मंत्री बनाया है। कहा जाता है कि मुल्ला अब्दुल कय्यूम जाकिर एक अनुभवी तालिबानी कमांडर है और तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर का करीबी सहयोगी भी है। अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में आतंकी हमले के बाद उसे 2001 में अमेरिकी नेतृत्व वाली सेनाओं ने पकड़ लिया था। उसे 2007 के ग्वांटानामो के जेल में बंदी बनाकर रखा गया था। बाद में उसे रिहा कर दिया गया और अफगान सरकार को सौंप दिया गया। ग्वांटानामो खाड़ी अमेरिकी सेना की एक हाई सिक्योरिटी जेल है जो क्यूबा में स्थित है। इस जेल में खूंखार और हाई प्रोफाइल आतंकियों को हिरासत में रखा जाता है। इसी क्रम में हाजी मोहम्मद इदरीस को देश के केंद्रीय बैंक द अफगानिस्तान बैंक का कार्यवाहक प्रमुख नियुक्त किया गया है।